हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ आज के सेशन में, और वो है हमारा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12th के लिहाज से अगर देखा जाए तो। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राइटिंग सेक्शन का इस पोर्शन में आधे से ज्यादा आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब कोई चीज पढ़ी हुई होती है तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, और भी आसान हो जाती है। तो चलिए देर किए बिना अपने फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ फॉर्मेट पे बात करेंगे, ना कि डिटेल चलेंगे। तो फॉर्मेट किसका हम करने जा रहे हैं? जॉब एप्लीकेशन का। इससे पहले जब बच्चा 12th में पढ़ रहा होता है तो उसको ये पहली बार इसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले उसने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होता है। उसको एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन उसने कभी भी क्या नहीं लिखी है? जॉब एप्लीकेशंस नहीं लिखी हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि आप अपने लेटर के साथ साथ, या कह सकते हो कि लेटर के ही दूसरे रूप को एक जॉब एप्लीकेशन का नाम दे दिया जाता है 12th क्लास में। तो हम इसी फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे किसके साथ? एक बहुत ही शानदार बायोडाटा के साथ। क्योंकि जो बायोडाटा होता है ये हमारे ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम किसी भी जॉब एप्लीकेशन को लिख रहे होते हैं। तो चलते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ। देखिए, जब आप बायोडाटा लिखने चलोगे वो तो बाद की बात है। ये दो पार्ट में आपको लिखना होता है। पहला पार्ट हमारा होता है एप्लीकेशन, और उसके बाद हमारा बायोडाटा वाला पार्ट होता है। तो अभी हम इसके पार्ट 1 की तरफ चलेंगे, और पार्ट 1 में हमारा क्या रहेगा? पार्ट 1 में हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझना। तो जैसे कि आपने याद होगा, आपने 10th में और 11th में लेटर्स पढ़े हैं, फॉर्मल लेटर। सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि ये इनफॉर्मल वे में नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल वे में लिखा जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझना है, और गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर यहाँ पर थोड़े से मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है वो होता है हमारा सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो भी लेटर को या एप्लीकेशन को भेज रहा होता है, आपको उसका एड्रेस लिखना होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये एड्रेस लिखते वक्त जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि क्या हम इसको एक लाइन में लिखेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे, क्या हम इसमें अपना नाम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहां अपना नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी आप शुरू करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरा एड्रेस है, कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस मुझे लिखना है जो लेटर में शायद दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है जॉब एप्लीकेशन में दिया हो या ना दिया हो। मैक्सिमम नहीं दिया होता है, तो आपको खुद लिखना होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे अपने एक एड्रेस के लिए जो मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे कि मैं लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 24। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ लेते हैं, मॉडल टाउन। कोई भी एक एड्रेस आपका हो सकता है, ठीक है। और मैं इसमें लिख देता हूं न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये मेरा एक पार्टिकुलर एड्रेस हो गया जो कि कोड के साथ मुझे मेंशन करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 लाइन में ही अपना एड्रेस कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसके बाद जो वैल्यू हमें पुट करनी होती है वो क्या पुट करनी होती है? वो वैल्यू हमारी पुट करनी होती है डेट्स की, ठीक है। अब सबसे पता है, डेट जब लिखते हैं बच्चे तो सबसे बड़ी गलती करते हैं डेट के अंदर। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ऐसी डेट को पूरा का पूरा लिख देते हैं, यानी कि ऐसा ही लिखेंगे और फिर उसके आगे एक डेट डाल देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि बोर्ड इस चीज को, फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। इसके लिखने के 2 तरीके हैं डेट के। जब आप डेट वाला ऑप्शन लिखेंगे तो डेट नहीं लिखेंगे, ये वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट डालेंगे। और कैसे लिखेंगे? जब इसके तुरंत बाद आपको डेट लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डेट डाल लेते हैं, मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में आज 27 है, तो 27 की हम डेट डालेंगे। तो पहला तरीका होता है अक्टूबर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जो मंथ चल रहा है वो लिख दीजिए, ठीक है। और उस डेट को लिख दीजिए जो चल रही है, कॉमा लगाइए, और तुरंत उसके बाद आपका ईयर लिख दीजिए। ये एक तरीका होता है, अक्टूबर 27 2025। एक और तरीका होता है कि इस डेट को पहले लिख देते हैं, जैसे कि 27 अक्टूबर, कॉमा लगाएंगे, एंड देन 2225 लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आप अब तक सीखते चले आ रहे हैं, अब तक करते चले आ रहे हैं, वो है आपका तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग हमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर, डेट के जस्ट आफ्टर ही हमें लिखना होता है, और वो है हमारा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर आप जानते हैं कौन होता है? रिसीवर होता है जिसको आप लेटर लिखने जा रहे हो, जिसके लिए आप लेटर भेज रहे हो, उसका एड्रेस यहां पर आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। और जब रिसीवर का एड्रेस मेंशन करेंगे तो हमें वहां पर या तो दिया होता है या फिर हमें मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हमें अज्यूम करना होता है कोई भी, ठीक है। क्योंकि हम इसे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी प्रिंसिपल के लिए लिख रहा हूं, और प्रिंसिपल जो है वो कोलकाता में रहती है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जो भी मैं
वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोलकाता में अप्लाई करना है या दिल्ली में अप्लाई करना है, आई लिव इन दिल्ली, डजंट मैटर, आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब इन कलकत्ता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो एड्रेस है, यानी कि सॉरी, जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका जो एड्रेस है वो कोई भी एड्रेस हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पर ABC हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन भी लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये भेज रहा हूं प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल ABC स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, और वो स्कूल है आपका कोलकाता में, तो कोलकाता हम लिख देते हैं इस चीज के लिए, ताकि एड्रेस क्लियर रहे, और वहां का एक पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड हम कुछ भी जो भी एक पार्टिकुलर मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। आई होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग समझ में आ गई होंगी। यहां से हमने क्या सीखा कि हम भेजने वाला कौन है, किस डेट में भेज रहा है और किसको भेज रहा है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आगे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि सब्जेक्ट में हम क्या लिखें। सब्जेक्ट हमें क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन में सब्जेक्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो चलिए सब्जेक्ट क्या, आप देखिए, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन है तो मैं किसी ना किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा सा लिख दूंगा यहाँ पर एप्लीकेशन है जी मेरी ये। ठीक है, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ, अब मान लीजिए मुझे इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। दैट माइट बी PGT और TGT, वो हम बाद में मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने अभी यहाँ पर वो चीज आपको लिखकर बता दी है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। चलिए, जो सैल्यूटेशन जो होता है वो हमारा होता है कि हम क्या लिखें, यहाँ पर डियर लिखें, रिस्पेक्टेड लिखें, ये क्या लिखें। देखिए होता क्या है, बच्चे गलती करते हैं कि डियर वर्ड को लिख देते हैं या फिर लिख देते हैं रिस्पेक्टेड। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, जब सर और मैम किसी को बोलते हैं, सर या मैडम किसी को बोलते हैं, तो वो भी एक रिस्पेक्टेड वर्ड ही होता है, तो उसके साथ साथ हमें रिस्पेक्टेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डियर सर या फिर डियर मैम लगाकर हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उनके लिए जिसके लिए प्रिंसिपल मैम के लिए लिख रहे हैं, तो डियर सर, अब प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, डियर सर और मैडम। ठीक है, मैडम या मैम एक और तरीका होता है, बट हम लोग मैडम लिखेंगे तो ज्यादा सफिशिएंट रहता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। कोई टीचर जब चेक करेगा तो वो इस चीज को ध्यान रखता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो चलते हैं हमारा, वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर आप समझ सकते हैं कि भाई जब बॉडी हम लिखने जा रहे हैं लेटर की, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेटर को, जो बॉडी को हम लिखने जा रहे हैं ना, तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं इसके, 1 A B एंड C। मैं 3 पार्ट यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहला पार्ट हमारा क्या होता है कि पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब हम किसी भी लेटर को लिख रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वहां पर हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें अपनी जो करंट है वो बतानी होती है, प्लस जो हमारी पास्ट है वो बतानी होती है, या जो भी हमने एक्सपर्टीज किए हुए हैं जिसमें भी हम हैं वो हमें बतानी होती है। एंड लास्ट वाला होता है आपका क्लोजिंग करना। ठीक है, भाई स्टार्ट आपने कर दिया तो लेटर का क्लोज भी करना आपको आना पड़ता है। ठीक है, ये जरूरी है और इस चीज का ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट हेडिंग से। देखिए अब होता क्या है, अब बात आती है कि हम इसमें लिखेंगे क्या। ठीक है, बॉडी में या इंट्रोडक्शन में या क्वालिफिकेशंस में हम लिखेंगे क्या, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप बस वेट करिए, इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और सम्मान दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बॉडी को कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो होने जा रही है, तो हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे रहे होते हैं, यानी कि 7वां पॉइंट हम लिखने जा रहे होते हैं, तो यहां हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ ये जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है कि जब आप जो भी लेटर लिखे हैं, आप अपना नाम मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपने बारे में बताएंगे, खत्म करेंगे अपना नाम लिखकर, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड आपको लिखना है, सबसे पहला वर्ड लिखना है
कोई भी लेटर आप लिख रहे हो, आप सबसे पहले लिखेंगे योर्स। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर, क्या याद रखनी है कि आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते वक्त आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि मैं यहां पर क्या लगाऊं। ट्रूली, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा योर्स TRULY, या फिर मैं यहां पर लिख दूं फेथफुली, जो भी वर्ड आपको मतलब लिखते हैं फेथफुली, या फिर मैं लिख दूं सिंसियरली। ये वर्ड होते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको कौन से वर्ड को फॉलो करना है। आपको कौन से वर्ड को फॉलो करना है? आपको चलना है इस स्टेप के साथ, योर्स ट्रूली के साथ। क्योंकि यहाँ जो फेथफुली वर्ड है, हम फेथफुली किसको लगाते हैं? जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसके प्रति हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है या हम पर किसी का ट्रस्ट होता है, हम वहां यूज करते हैं फेथफुली। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिंसियरली। सिंसियरली हम किसके लिए काम करते हैं? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, और वहां पर हमें अपनी सिंसियरिटी किसी को दिखानी होती है, तो हम यूज करते हैं सिंसियर वर्ड। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंसियरली वर्ड आप यूज ना करें, ठीक है। यूज कब करेंगे? जब आप जुड़े हुए हैं किसी से, तब आप लिख रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कि आप कोई काम उनसे बनवाना चाह रहे हैं, तो आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली आप लिख देते हैं, ठीक है। योर्स लविंगली वो आपका इनफॉर्मल लेटर्स में आता है, जॉब एप्लीकेशंस में वो नहीं आता है। तो यहां तक हमारा हो गया पार्ट 1 खत्म, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीटेड। अब आगे मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक दूसरी वीडियो जो होगी पार्ट 2 को लेकर, और उस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम बायोडाटा, हाउ टू राइट बायोडाटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, और इसी तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज do not forget to subscribe this channel. Thank you so much.